यूपी विधानसभा का शीतकालीन सत्र 16 दिसंबर से, जमकर हंगामा होने के आसार। लखनऊ उत्तर प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र 16 दिसंबर से शुरू होगा। राजभवन की ओर से इस संबंध में अधिसूचना जारी की गई है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के हवाले से प्रमुख सचिव प्रदीप कुमार दुबे की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार 16 दिसंबर को सुबह 11 बजे से विधानसभा का सत्र शुरू होगा। इसके साथ ही विधान परिषद का भी सत्र शुरू होगा। शीतकालीन सत्र में मुख्य रूप से संभल का दंगा अहम मुद्दा रहेगा, जिस पर जमकर हंगामा होने की आशंका। इस सत्र में महत्वपूर्ण विधेयक और अध्यादेश जारी किए जा सकते हैं। राज्यपाल की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक भारत का संविधान के अनुच्छेद 174 के खंड 1 द्वारा प्रसिद्ध शक्तियों का प्रयोग करते हुए उत्तर प्रदेश विधानसभा को सोमवार दिनांक 16 दिसंबर को 11 बजे से विधानसभा मंडप विधान भवन में शीतकालीन सत्र बुलाया जा सकता है। शीतकालीन सत्र के दौरान विपक्ष के पास कई मुद्दे हैं जिन पर जमकर हंगामा होने की आशंका है। सबसे बड़ा मुद्दा संभल में जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान हुई हिंसा है। इस हिंसा के दौरान 5 लोगों की मौत हुई है, जिस पर विपक्ष भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आंदोलित है। विपक्ष के कई नेताओं ने संभल में जाने का निर्णय लिया था, लेकिन सरकार ने उनको ऐसा करने से रोक दिया। इसके बाद में अब विधानसभा में यह मुद्दा जमकर उठाया जाएगा। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के मुद्दे को भी विधानसभा सदन में उठाया जा सकता है। ऐसे में कई अन्य मुद्दे उठाए जा सकते हैं, जिस पर विधानसभा में जमकर हंगामा होने के भी आसार है। इसरो ने लॉन्च किया ईएसए का प्रोबा 3, सुलझाएगा सूर्य के रहस्य। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने प्रोबा 3 मिशन को लॉन्च कर दिया है। यह लॉन्चिंग श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से हुई है। प्रोबा 3 यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ईएसए का सोलर मिशन है, जो सूर्य के रहस्यों को खंगालेगा। इससे पहले इस सीरीज का पहला सोलर मिशन 2001 में इसरो ने ही लॉन्च किया था। प्रोबा 3 मिशन को PSLV C-59 रॉकेट से सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है। ये रॉकेट अपने साथ 2 उपग्रहों को लेकर गया है, जो एक दूसरे से तालमेल बैठाने के साथ ही सूर्य के कोरोना का अध्ययन करेंगे। देवेंद्र फडणवीस ने ली महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री पद की शपथ। इस अवसर पर कई राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री सहित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ ग्रहण समारोह में उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री म्हणून मेरा पानी उतरता देख मेरे किनारे पर घर मत बसा लेना। मेरा पानी उतरता देख मेरे किनारे पर घर मत बसा लेना। मैं समंदर हूं, लौट कर वापस आऊंगा। मैं समंदर हूं, लौट कर वापस आऊंगा। मुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेतील श्री देवेंद्र सरिता गंगाधरराव फडणवीस। देवेंद्र सरिता गंगाधरराव फडणवीस ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की कायद्याद्वारे स्थापित झाले आहे अशा भारताच्या संविधानाबद्दल मी खरी श्रद्धा व निष्ठा बाळगेन। मी भारताची सार्वभौमता व एकात्मता
उन्नत राखीन. मी महाराष्ट्र राज्याचा मुख्यमंत्री म्हणून माझी कामे निष्ठापूर्वक व सत्सद विवेक बुद्धीने पार पाडीन आणि संविधान व कायदा यानुसार सर्व तऱ्हेच्या लोकांना मी निर्भयपणे व निपक्षपातीपणे तसेच कोणाच्याही विषयी ममत्व भाव किंवा आकस न बाळगता न्याय वागणूक देईन. मी देवेंद्र सरिता गंगाधरराव फडणवीस ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की महाराष्ट्र राज्याचा मुख्यमंत्री म्हणून माझ्या विचारार्थ आणली जाईल किंवा मला ज्ञात होईल अशी कोणतीही बाब असा मुख्यमंत्री म्हणून माझी कामे यथायोग्य पार पाडण्यासाठी आवश्यक असेल ते खेरीज करून एरवी मी कोणत्याही व्यक्तीला किंवा व्यक्तींना प्रत्यक्षपणे व अप्रत्यक्षपणे कळवणार नाही किंवा त्यांच्याकडे उघड करणार नाही. माननीय मुख्यमंत्री यांना पुष्पगुच्छ देतील. इंदौर मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने स्मार्ट मीटर से संबंधित उपभोक्ताओं को गुरुवार से एक और सुविधा प्रदान की है. यदि किसी स्मार्ट मीटर से संबंधित उपभोक्ता का कनेक्शन बकाया बिल राशि तय समय तक जमा नहीं करने पर ऑटोमेटिक कटता है तो ऑनलाइन कैशलेस तरीके से बिल भरते ही उसका कनेक्शन कुछ मिनट में ही पुनः जुड़ जाएगा. उसे बिजली कार्यालय में आने या किसी को फोन करने जमा रसीद भेजने की भी आवश्यकता नहीं होगी. मध्य प्रदेश में सबसे पहले इंदौर से स्मार्ट मीटर कंज्यूमर ऑटोमेशन प्रक्रिया प्रारंभ होने और नई उपभोक्ता सुविधा प्रदान करने पर ऊर्जा मंत्री श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर एवं अपर मुख्य सचिव ऊर्जा श्री नीरज मंडलोई ने कार्मिकों को बधाई दी है. मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी इंदौर की प्रबंध निदेशक सुश्री रजनी सिंह ने बताया कि सबसे पहले ऑटोमेशन की यह सुविधा 2020 से 2024 तक लगे स्मार्ट मीटर वाले उपभोक्ताओं को प्रदान की गई है. इसके लिए कंपनी की सूचना प्रौद्योगिकी शाखा, पेमेंट गेटवे सिस्टम और स्मार्ट मीटर परियोजना शाखा को एक दूसरे से रियल टाइम संबंध किया गया है. बिजली कंपनी उपभोक्ताओं के नियत तिथि तक बिल राशि जमा करने की सुविधा और राशि जमा करने का संदेश देती है. इसके बाद भी यदि स्मार्ट मीटर वाले उपभोक्ताओं की बकाया राशि जमा नहीं होने पर बिजली ऑटोमेटिक रूप से कटती है तो बिल राशि एवं बिजली कनेक्शन काटने जोड़ने की राशि सहित कुल बिल मोबाइल जो कंप्यूटर पर दिखेगा. उक्त कुल बिल राशि जमा करते कनेक्शन अपने आप जुड़ जाएगा. इस सुविधा के लिए पेमेंट गेटवे से सूचना तुरंत ही बिजली कंपनी की सूचना प्रौद्योगिकी शाखा के पास आएगी. कुछ सेकंड में यह सूचना अपने आप स्मार्ट मीटर परियोजना के सर्वर तक पहुंच जाएगी. फिर कनेक्शन अपने आप जुड़ जाएगा. प्रबंध निदेशक सुश्री रजनी सिंह ने बताया कि पहले चरण में यह सुविधा 2020 से 2024 के बीच लगे 7.25 लाख मीटर से संबंध उपभोक्ताओं को दी गई है. इस अवधि में पहले के स्मार्ट मीटर वाले उपभोक्ताओं को भी यह सुविधा प्रदान करने के लिए विभागीय तौर पर कार्य किया जा रहा है. कंपनी की प्रबंध निर्देशक सुश्री रजनी सिंह ने ऑटोमेशन कार्य के लिए सूचना प्रौद्योगिकी शाखा और स्मार्ट मीटर शाखा की टीम को बधाई देते हुए कहा कि उनकी मेहनत से उपभोक्ताओं को सौगात दी जा सकी है. समय पर बिल राशि भरने की अपील.
मध्य प्रदेश पश्चिम विद्युत क्षेत्र कंपनी ने कहा है कि शासन के आदेशानुसार कृषि क्षेत्र के लिए 10 घंटे एवं अन्य सभी श्रेणी के उपभोक्ताओं के लिए 24 घंटे बिजली आपूर्ति व्यवस्था प्रभावी है। ऐसे में उपभोक्ता बकाया बिजली बिल समय पर जमा करें। कैशलेस बिजली बिल जमा करने पर नियामक आयोग के आदेशानुसार प्रतिबिल छूट दी जाती है। वहीं राशि जमा नहीं करने पर अधिभार एवं कनेक्शन काटने जोड़ने की राशि वसूल की जाती है। बारात में डीजे पर गाना चलाने के मामूली विवाद पर हत्या करने वाले 2 आरोपी अपने नाबालिग साथी सहित 3 घंटे में तेजाजी नगर पुलिस की गिरफ्त में। पुलिस टीम द्वारा हत्या में प्रयुक्त चाकू, डीजे और गाड़ी को किया गया जब्त। मामूली विवाद पर हत्या कर आरोपीगण हो गए थे फरार। इंदौर पुलिस थाना तेजाजी नगर पर दिनांक 4 दिसंबर 2024 को एमवाय हॉस्पिटल इंदौर से सूचना प्राप्त हुई कि रात्रि 11 बजे ग्वाला टोली टपाल घाटी तेजाजी नगर में लड़ाई झगड़े में देवरायत निवासी दूधिया इंदौर को घायल होने से परिजन एमवायएच लेकर आए थे, जिसे अस्पताल में मृत घोषित किया गया। सूचना पर पुलिस थाना तेजाजी नगर पर मर्ग क्रमांक 74/2024 धारा 194 BNSS का कायम कर वरिष्ठ अधिकारियों को सूचना देकर जांच में लिया गया। उक्त घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस आयुक्त नगरी इंदौर श्री संतोष कुमार सिंह एवं अतिरिक्त पुलिस आयुक्त इंदौर श्री अमित सिंह के द्वारा घटना का पर्दाफाश कर उचित कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए। उक्त निर्देशों के पालन में पुलिस उपायुक्त जोन 1 श्री विनोद कुमार मीना एवं अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त जोन 1 श्री आलोक कुमार शर्मा के मार्गदर्शन में सहायक पुलिस आयुक्त आजाद नगर श्री आशीष पटेल द्वारा थाना प्रभारी तेजाजी नगर श्री देवेंद्र मकराम एवं उनकी टीम को घटना का पर्दाफाश कर उचित कार्रवाई करने के लिए निर्देश दिए गए थे। पुलिस टीम द्वारा उक्त निर्देशों के आधार पर कार्रवाई करते हुए प्रकरण के संबंध में घटनास्थल से जानकारी ली गई, जिससे पता चला कि दिनांक 4 दिसंबर 2024 को अजय खेड़ेकर निवासी ग्वाला कॉलोनी की शादी का बहाना रात्रि में निकल रहा था, जिसमें डीजे की गाड़ी चल रही थी। इसी में दूल्हे अजय खेड़ेकर के दोस्त देवरायत नरेंद्र रावत निवासी बढ़िया कीमा शामिल होने आए थे। रात्रि करीब 10-11 बजे के मध्य डीजे की गाड़ी में दूल्हे का दोस्त नरेंद्र रावत गाने बदलने के लिए चिढ़ गया, जिससे डीजे बंद हो गया। इसी बात को लेकर नरेंद्र तथा उसके दोस्तों का विवाद डीजे वालों से होने लगा। विवाद के दौरान ही बाना नाचने वाले रोहित निवासी ग्वाला कॉलोनी इंदौर व आकाश निगम निवासी टपला घाटी खंडवा रोड इंदौर ने अपने एक नाबालिग साथी के साथ आए और देव रावत व नरेंद्र रावत से विवाद करने लगे। तभी नाबालिग आरोपी ने देव रावत को बाईं तरफ पसली के पास चाकू मार दिया, जिससे देव रावत वहीं घायल होकर गिर पड़ा। तीनों आरोपीगण वहां से घटना करके फरार हो गए। इसके बाद घायल देव रावत को उसके परिजन व दोस्त इंदौर ट्रामा सेंटर हॉस्पिटल लेकर गए। वहां से एमवायएच इंदौर रेफर कर दिया गया। एमवायएच अस्पताल में घायल देव रावत को डॉक्टरों द्वारा मृत घोषित किया गया। पुलिस टीम द्वारा घटना कारित करने वाले आरोपीगण रोहित निवासी ग्वाला कॉलोनी इंदौर 2, आकाश निगम निवासी टपाल घाटी खंडवा रोड इंदौर व अन्य नाबालिग उपचारी की तलाश हेतु तत्काल टीम गठित कर आरोपियों की पत्रस्ती की गई। पुलिस टीम द्वारा मजबूत सूचना तंत्र व तकनीकी संसाधनों का उपयोग कर वरिष्ठ अधिकारियों के कुशल मार्गदर्शन में केवल 3 घंटे में ही तीनों आरोपीगण को पुलिस हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। अपराध अनुसंधान में आरोपी आकाश निगम ने बताया कि उनके नाबालिग साथी के विवाद में देव रावत को चाकू मार दिया गया था, तो वह चाकू से मौके पर ही दे गया था। वहां से हम तीनों फरार हो गए थे। घटना में प्रयुक्त धारदार चाकू जब्त किया गया। आरोपी गणों के विरुद्ध अनुसंधान के आधार पर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। उक्त कार्रवाई में थाना प्रभारी तेजाजी नगर श्री देवेंद्र मरकाम, उप निरीक्षक AR खान, उप निरीक्षक अविनाश नागर, सहायक उप निरीक्षक मनोज कुमार दुबे, प्रधान आरक्षक 2946 देवेंद्र परिहार, प्रधान आरक्षक 3167 विजेंद्र सिंह, प्रधान आरक्षक 302 सतीश, प्रधान आरक्षक 1567 मनीष बाथम, आरक्षक 3666 गोविंदा R, आरक्षक 2625 दीपेंद्र राणा, आरक्षक 2437 बदन सिंह, आरक्षक 1871 अंकित, आरक्षक 3408 नरेंद्र मंसारे, आरक्षक संदीप पलैया एवं साइबर टीम जोन 1 इंदौर की सराहनीय भूमिका रही। संविधान में जिक्र नहीं, फिर भी 16 राज्यों में 26 उप मुख्यमंत्री। नई दिल्ली, महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे और अजित पवार के उप मुख्यमंत्री बनने के साथ ही देश में डिप्टी सीएम की संख्या 26 हो गई है। ऐसा पहली बार है कि देश में 16 राज्यों में डिप्टी सीएम है। बता दें कि डिप्टी सीएम बनाने में
कांग्रेस के अलावा भाजपा के साथ साथ छोटी पार्टियां भी काफी आगे है, वह भी तब जबकि इस पद का भारत के संविधान में कोई उल्लेख नहीं है। इतना ही नहीं, 9 राज्यों में तो 2-2 उप मुख्यमंत्री काम कर रहे हैं। इनमें यूपी, बिहार और महाराष्ट्र जैसे बड़े राज्य शामिल हैं। वहीं तमिलनाडु में पिता मुख्यमंत्री और बेटा उप मुख्यमंत्री पद पर काबिज है। संविधान में सीएम और मंत्री का ही उल्लेख है। भारत गणराज्य में वर्तमान में 28 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश है। यहाँ पर चुनी हुई सरकारी शासन करती है। वहीं भारत के संविधान में अनुच्छेद 164 में राज्य सरकार गठित किए जाने का प्रावधान है। इसके अनुसार राज्यों के राज्यपाल बहुमत वाले विधायक दल के नेता को मुख्यमंत्री चुनते हैं और फिर मुख्यमंत्री की सलाह पर कैबिनेट का गठन किया जाता है। इतना ही नहीं, संविधान के इस अनुच्छेद में उप मुख्यमंत्री का कोई जिक्र नहीं किया जाता। इसी वजह से डिप्टी सीएम के वेतन, अन्य भत्ते और सुविधाएं भी कैबिनेट मंत्री के बराबर ही दी जाती है। साथ ही उप मुख्यमंत्री के द्वारा कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ली जाती है और फिर मुख्यमंत्री की सिफारिश पर राज्यपाल के द्वारा उन्हें डिप्टी सीएम का दर्जा दिया जाता है। कौन हो सकता है डिप्टी सीएम? मिनिस्टर बनने की योग्यता रखने वाला कोई भी व्यक्ति उप मुख्यमंत्री बन सकता है। हालांकि कुछ राज्यों में सिर्फ विधायक ही मंत्री बन सकते हैं, तो वहीं कुछ राज्यों में विधान परिषद के सदस्यों को भी मंत्री बनाया जाता है। हालांकि कितने उप मुख्यमंत्री बनाए जा सकते हैं, इसका कोई उल्लेख नहीं है। यही वजह है कि कई जगहों पर 2 तो कई जगहों पर 1 ही डिप्टी सीएम है। कैबिनेट को लेकर एक स्वरूप तय है। केंद्र शासित प्रदेश को छोड़कर अन्य राज्यों में कुल विधायकों का 15% ही मंत्री बन सकते हैं। यदि किसी राज्य में विधानसभा में 80 सीट है तो वहां पर मुख्यमंत्री समेत कुल 12 मंत्री ही हो सकते हैं। गौरतलब है कि वरिष्ठ मंत्री हो तो ही उप मुख्यमंत्री बनाया जाता है। वहीं मुख्यमंत्री नहीं रहने की उपस्थिति में उप मुख्यमंत्री कैबिनेट की अध्यक्षता करते हैं। किस राज्य में कितने उप मुख्यमंत्री? वर्तमान में अरुणाचल में, चाउना में, आंध्र प्रदेश में पवन कल्याण, बिहार में सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा उत्तर प्रदेश में, केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक छत्तीसगढ़ में, अरुण साव और विजय शर्मा हिमाचल में, मुकेश अग्निहोत्री जम्मू कश्मीर में, सुरेंद्र चौधरी कर्नाटक में, डीके शिव कुमार उप मुख्यमंत्री हैं। इसी तरह मेघालय में पी ताइसोंग और एस धर मध्य प्रदेश में, जगदीश देवड़ा और राजेंद्र शुक्ला राजस्थान में, प्रेम बेरवा और दिया कुमारी नागालैंड में, वाई पेंट और डिया जेलियांग ओडिशा में, के सिंह देव और पार्वती परिदा तमिलनाडु में, उदयनिधि स्टालिन तेलंगाना में, बी विक्रम मार्ग उप मुख्यमंत्री है। डिप्टी सीएम बनाने के पीछे का मकसद? राज्यों में डिप्टी सीएम बनाने को लेकर किसी की भी राजनीतिक पार्टी के द्वारा जाति समीकरण को साधना पहला मकसद होता है। हर प्रदेश में 4 से 5 जातियां सामाजिक तौर पर मुखर होती हैं, परंतु सरकार बनने के बाद कोई भी पार्टी एक ही जाति के मुख्य व्यक्ति को मुख्यमंत्री बना सकती है। ऐसे में अन्य जातियों को संतुष्ट करने के लिए डिप्टी सीएम बनाया जाता है। भारत में पहली बार कब बना था पहला उप मुख्यमंत्री? बिहार के अनुग्रह नारायण सिंह भारत के पहले उप मुख्यमंत्री बने थे। वे 1956 तक इस पद पर रहे। इसके बाद हरियाणा में उप मुख्यमंत्री बनाया गया। वहीं 1990 के बाद देश में उप मुख्यमंत्री बनाने की परंपरा शुरू हो गई। इसी क्रम में बिहार के सुशील कुमार मोदी सबसे अधिक समय तक उप मुख्यमंत्री के पद पर रहे। मोदी करीब 10 साल तक डिप्टी सीएम रहे हैं। ईपीएफओ ने किया बड़ा बदलाव। पीएफ क्लेम के लिए अब अनिवार्य नहीं होगा आधार। इन कर्मचारियों को मिलेगा फायदा। नई दिल्ली कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ने हाल ही में एक सर्कुलर जारी कर घोषणा की है कि कर्मचारियों की कुछ कैटेगरी को दावों के प्रोसेसिंग के लिए अपने आधार को अपने यूनिवर्सल अकाउंट नंबर यूएएन से जोड़ने से छूट दी गई है। ईपीएफओ ग्राहकों को आमतौर पर दावा निपटान के लिए अपने आधार को अपने यूएएन से जोड़ना आवश्यक होता है। इसके साथ ही अधिकारियों को ऐसे दावों की प्रोसेसिंग करने से पहले सभी वेरिफिकेशन डिटेल को दस्तावेजित करना होगा और ई ऑफिस फाइल के माध्यम से कार्यालय प्रभारी ओआईसी से अप्रूवल प्राप्त करना होगा। इसके अलावा दावों से जुड़े सभी बैंक अकाउंट को वेरीफाई करना अनिवार्य होगा। 5 लाख रुपए से अधिक के दावों के लिए अधिकारी नियोक्ता से पुष्टि मांग सकते हैं। सुरक्षित और सुरक्षित क्रेडिट ट्रांसफर सुरक्षित करने के लिए निपटान एनईएफटी के माध्यम से संशोधित किए जाएंगे। इसके साथ ही ईपीएफओ ने उन मामलों में पूरी तरह से सावधानी बरतने की आवश्यकता पर भी जोर दिया है जहां कर्मचारियों को फिजिकल क्लेम निपटान के लिए आधार को अपने यूएएन से जोड़ने से छूट दी गई है। किन कर्मचारियों को मिलेगी छूट? ईपीएफओ के तहत रजिस्टर्ड इंटरनेशनल कर्मचारी को इसके तहत छूट दी गई है। खासकर वे कर्मचारी जो भारत में काम करने के बाद अपने देश चले गए और आधार नहीं ले पाए। इसके अलावा विदेशी नागरिकता प्राप्त भारतीय जिन्हें आधार नहीं मिल सका उन्हें भी यह छूट मिलेगी। इसके अलावा स्थायी रूप से विदेश गए पूर्व भारतीय नागरिक और नेपाल और भूटान के नागरिकों को भी इस छूट का लाभ
उठा सकेंगे। किन दस्तावेज का कर सकते हैं इस्तेमाल? इन कैटेगरी के कर्मचारियों के लिए ईपीएफओ ने दूसरे डॉक्यूमेंट के जरिए पीएफ क्लेम निपटाने की अनुमति दी है। ये लोग वेरिफिकेशन के लिए पासपोर्ट या नागरिकता प्रमाण पत्र जैसे वैकल्पिक दस्तावेजों का इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे पहले ईपीएफओ ने स्पष्ट किया था कि कर्मचारियों को नौकरी बदलने या बेरोजगारी की अवधि के बावजूद अपने पूरे कैरियर में एक ही यूएएन रखना चाहिए। कर्मचारियों को सलाह दी जाती है कि पिछले यूएएन से जुड़े सभी पिछले सेवा रिकॉर्ड को अपने वर्तमान यूएएन में स्थानांतरित करके कई यूएएन रखने से संबंधित जटिलताओं को रोकें। कैमूर में बेटे के साथ दुष्कर्म किया पिता ने, कोर्ट ने 1.5 साल के भीतर सुनाई 25 साल की सजा। कैमूर भभुआ बिहार के भभुआ की एक अदालत ने नाबालिग बेटे से दुष्कर्म करने वाले पिता को दोषी ठहराते हुए उसे 25 साल की सजा सुनाई है। दोषी पिता पर 10,000 रुपए का अर्थदंड भी लगाया गया। जुर्माना नहीं देने पर उसे 6 महीने की अलग से सजा भुगतनी होगी। ये मामला अप्रैल 2023 का है। करीब 1.5 साल से भभुआ के पॉक्सो स्पेशल कोर्ट ने पिता को अपनी ही बेटी से दुष्कर्म के आरोपी को दोषी मानते हुए फैसला सुनाया। अदालत ने पिता को सुनाई 25 साल की सजा। भभुआ कोर्ट के पॉक्सो न्यायाधीश एडीजे आशुतोष कुमार की अदालत ने पीड़िता को जिला विधिक सेवा प्राधिकार से 4 लाख रुपए का मुआवजा देने का भी आदेश दिया है। पॉक्सो अधिनियम के विशेष लोक अभियोजक शशि भूषण पांडे ने बताया कि पीड़िता अपने पिता और सौतेली मां के साथ भभुआ शहर में किराए के मकान में रहती थी। बेटे ने भागकर नाना नानी को दी जानकारी। अभियोजक शशि भूषण पांडे ने बताया कि पीड़िता की मां जब राखी बांधने अपने मायके चली गई तभी आरोपी पिता ने अपनी सगी बेटे के साथ जबरदस्ती दुष्कर्म किया था। बताया जाता है कि पीड़िता वहां से किसी तरह भागकर अपने नाना नानी के घर पहुंची और उन्हें पूरी घटना की जानकारी दी। इस मामले में भभुआ थाने में मामला दर्ज कराया गया। 4 लाख रुपए का मुआवजा देने का आदेश। उन्होंने बताया कि मामला दर्ज होने के बाद पुलिस जब मौके पर पहुंची तो आरोपी पिता वहां से फरार हो गया। हालांकि बाद में आरोपी पिता को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। न्यायालय ने आरोप गठन करने के 7 माह के अंदर त्वरित सुनवाई का बुधवार को फैसला कर दिया। पीड़िता को जिला विधिक सेवा प्राधिकार से 4 लाख रुपए का मुआवजा देने का भी आदेश दिया है। असम कैबिनेट का विस्तार 7 दिसंबर को, 4 मंत्री बनाए जाएंगे। गुवाहाटी असम मंत्रिमंडल का विस्तार 7 दिसंबर को किया जाएगा। मंत्रिमंडल में 4 विधायकों को शामिल किया जाएगा। इसकी सीएम हिमंत बिस्वा शर्मा ने पुष्टि की है। इसी क्रम में कैबिनेट विस्तार का रास्ता साफ करते हुए असम के श्रम और चाय जन कल्याण मंत्री संजय किशन ने गुरुवार को कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया। किशन को दिल्ली बुलाया गया था। वहीं सीएम शर्मा ने एक्ट में भी अपनी पोस्ट में कहा है कि मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि 7 दिसंबर को दोपहर 12 बजे हमारे मंत्रिमंडल में विधायक प्रशांत फुकन, कौशिक राय, कृष्णेंदु पाल और रुपेश गोवाला मंत्री के रूप में शपथ लेंगे। बता दें कि प्रशांत फुकन डिब्रूगढ़ विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसी तरह कृष्णेंदु पाल बराक घाटी में पाथरकांडी का प्रतिनिधित्व करते हैं। रुपेश गोवाला ड्रम डुमा निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। गोवाला चाय जनजाति समुदाय से आते हैं। असम के मुख्यमंत्री ने बुधवार को घोषणा की थी कि 7 दिसंबर को मंत्रिमंडल विस्तार होगा। यहाँ यह उल्लेख करना उचित होगा कि असम में मंत्रिपरिषद का आकार मुख्यमंत्री सहित 18 होना चाहिए। लोकसभा चुनाव के बाद शर्मा ने कहा कि वह इस साल 15 अगस्त तक मंत्रिमंडल में फेरबदल करेंगे। असम में अगले दौर के विधानसभा चुनाव 2026 की शुरुआत में होने के हैं। मैं एक अत्यंत गंभीर, महत्वपूर्ण और चिंताजनक विषय पर सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा। जब से भारत श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक उभरती हुई सामरिक, आर्थिक और कूटनीतिक शक्ति बनकर उभरा है, तब से यह बहुत सहज रूप से देखा जाने लगा है, विशेषकर विगत 3 वर्षों से, जब से भारत को विकसित भारत बनाने का लक्ष्य रखा गया है, कि विदेश की बहुत सी ऐसी गतिविधियां हैं जो भारत की व्यवस्था के आर्थिक पक्ष, भारत की व्यवस्था के नैतिक पक्ष, सामाजिक पक्ष पर आक्रमण कर रही हैं। इस संदर्भ में एक रिसेंट जानकारी आई है जिसे हम कह सकते हैं ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट। A French publication has recently published its own report based on its investigation on the Sarajevo-based OCCRP, Organized Crime Corruption Reporting Project. This new report of the media report has claimed. You will get the report on the table of the House. जी, आज इस रिपोर्ट के अनुसार ये कहा गया है कि इस प्रोजेक्ट को
फॉरेन गवर्नमेंट्स की फंडिंग है और उसका फोकस इंडिया के ऊपर भी है, और इस फॉरेन गवर्नमेंट की फंडिंग के साथ साथ जॉर्ज सोरोस के साथ भी इनका कनेक्शन है। अब ये केवल हम एक रिपोर्ट के आधार पर नहीं कह रहे हैं सभापति महोदय, मैं सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा कि विगत 3 वर्षों से ये क्या एक संयोग है कि जिस समय भारत की संसद का सत्र चलता है, मैं सिर्फ एक संयोग बता रहा हूं, भारतीय फार्मर्स के बारे में रिपोर्ट आती है 3 फरवरी 2021, बजट सत्र है 29 जनवरी 2021। पेगासस रिपोर्ट आती है 18 जुलाई 2021, मानसून सत्र है 19 जुलाई 2021। उसके बाद 31 जनवरी 2023 से भारत की संसद का बजट सत्र शुरू होता है और 24 जनवरी 2023 को हिंडनबर्ग रिपोर्ट आती है। जनवरी 2023 में भारत की संसद का सत्र शुरू होता है और 17 जनवरी 2023 को बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री आती है, इंडिया द मोदी क्वेश्चन। और गंभीर महत्वपूर्ण बात है, 20 जुलाई 2023 को भारत की संसद का सत्र शुरू होता है और मणिपुर वायलेंस का वीडियो 19 जुलाई 2023 ठीक एक दिन पहले जारी होता है। पूरे सीक्वेंस में अगर हम चले तो महोदय मैं याद दिलाना चाहूंगा कि 10 मई 2024 को कोविड वैक्सीन के बारे में एक रिपोर्ट छपती है जिस समय भारत का चुनाव प्रचार अपने पूर्ण उसके ऊपर था। फिर अभी वर्तमान सत्र हम ये हम बताना चाहते हैं कि मानसून सत्र 22 जुलाई से 9 अगस्त के बीच में शुरू होता है और 10 अगस्त को हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आती है। वर्तमान सत्र 25 नवंबर से प्रारंभ होता है और 20 नवंबर को अमेरिकन कोर्ट के एक अटॉर्नी की रिपोर्ट आती है बिजनेस हाउस के संदर्भ में। मैं सिर्फ देश के सामने बात रखना चाहता हूं। Honorable members, this is honorable members. I'll give honorable members. I will give time because listen to me. This is a very serious issue, and we need to have opinion from everyone this side. We cannot allow largest democracy to be made dysfunctional by deep state anywhere else. This house should be united in neutralizing any trend, any initiative that is pernicious, dangerous to our sovereignty. I allow Subhasu Trivedi to continue. मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि विगत चुनाव भारत के राजनीतिक इतिहास के एकमात्र चुनाव थे जब विदेश में कोई रिपोर्ट नहीं, विपक्ष से कहना चाहता हूं रिपोर्ट नहीं, भारत के इतिहास का एकमात्र चुनाव था जब विदेश की एक गवर्नमेंट ने, रशियन गवर्नमेंट ने ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया कि भारत के चुनावों में विदेशी हस्तक्षेप हो रहा है। ऐसा भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ और इसके बाद दूसरी सरकार के द्वारा उसका खंडन किया गया। महोदय, मैं अपने विपक्ष के साथियों से पूछना चाहता हूं कि यह जान के हो रहा है या अनजाने में? अगर अनजाने में हो रहा है
चर्चा करिए। यदि जान के हो रहा है तो मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि इसके ऊपर गहन जांच होनी चाहिए, क्योंकि निरंतर मैंने सभापति महोदय कोई घटना कोट नहीं की है, मैंने केवल एक रिपोर्ट कोट नहीं की है, मैंने 3 वर्षों का सीक्वेंस दिया है और जो सदन में बैठा हुआ हर व्यक्ति इसके साथ अपने साथ बिल्कुल साफ साफ उसे देख सकता है। और मगर मैं यह भी कहना चाहता हूं सभापति महोदय कि जिन लोगों के दिल में यह ख्वाब है, यह बड़ी एक सहज स्वाभाविक सी बात है, जिन लोगों के दिल में यह ख्वाब है कि वो भारत को झुका लेंगे, तो मैं उनसे कहना चाहता हूं कि हम श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से आगे बढ़ रहे हैं, ये मत सोचें कि विदेश से किसी चीज का आज प्रभाव पड़ने वाला। आज भारत अपने स्वाभिमान के साथ आगे बढ़ रहा है। मैं उन लोगों के लिए कहना चाहूंगा, सर, जो विदेश में जाकर यह विचार करते हैं, जो कहते हैं डिफेंडर्स ऑफ डेमोक्रेसी यहां क्यों नहीं कर रहे हैं? सर, डिफेंडर्स ऑफ डेमोक्रेसी जिनको कहते थे वो प्रधानमंत्री जी की तारीफ कर रहे हैं। इसलिए मैं कहना चाहूंगा, विदेश का लाभ लेकर, विदेश की छाव लेकर जो भारत में हो रहा है, उनके लिए एक पंक्ति कहना चाहूंगा कि अपने वतन पर सदियों तक है रही हुकूमत गैरों की, लेकिन कुछ चेहरों पर अब तक धूल है उनके पैरों की।